नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं और डिकोड करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस गहरे रहस्य को। एक ऐसी सभ्यता जिसके शक्तिशाली आर्थिक इंजन, बेजोड़ नगर नियोजन और अंततः एक बहुत ही रहस्यमयी पतन ने आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों को अचरज में डाल रखा है। आज हम सिर्फ बुनियादी बातें नहीं दोहराएंगे, बल्कि सीधे स्रोतों और अकादमिक सिद्धांतों के जरिए इस सभ्यता की जड़ों, उनके कमाल के शहरी प्रबंधन और उनके पतन के असली कारणों की गहराई में उतरेंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला है व्यापार और अर्थव्यवस्था, दूसरा है उनका ग्रिड पैटर्न और नगरपालिका प्रणाली, तीसरा वास्तुशिल्प के चमत्कार और विविधताएं, चौथा पतन के परस्पर विरोधी सिद्धांत और अंत में इसके परिणाम और तकनीकी परिवर्तन। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके व्यापार और अर्थव्यवस्था से। अगर आपको लगता है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कोई आधुनिक सोच है, तो जरा इसे देखिए। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नेटवर्क सिर्फ उनके आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं था। इनकी क्षेत्रीय और वैश्विक पहुंच सच में हैरान करने वाली थी। अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल की कोई कमी न हो, इसके लिए ये लोग बाकायदा ईरान से चांदी, कर्नाटक के कोलार से सोना और अफगानिस्तान से लाजवर्थ यानी लैपिस लजूली पत्थर मंगाते थे। मतलब सोचिए, जलमार्ग और एडवांस नावों के जरिए इतना भारी आयात हो रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका ये जो व्यापारिक नेटवर्क था ना, वो बेहद संतुलित था और आयात से ज्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट पे टिका हुआ था। अब इतनी विशाल अर्थव्यवस्था ऐसे ही हवा में तो चल नहीं सकती, है ना? इसके लिए उन्हें एक बेहद सटीक और एफिशिएंट सिस्टम की जरूरत थी, और उन्होंने वो बनाया भी। पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता में माप-तौल के लिए एक समान इकाई का उपयोग होता था, और वो था 16 का गुणज या मल्टीपल। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इस तरह का मानकीकरण, ये वाकई उनकी आर्थिक दक्षता का एक अचरज भरा सबूत है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, उनका ग्रिड पैटर्न और म्यूनिसिपल या नगरपालिका प्रणाली। सच कहूं तो उनका ये जो नगरपालिका प्रबंधन है ना, वो आज के आधुनिक अर्बन प्लानर्स को भी बहुत कुछ सिखा सकता है। शहर बिल्कुल वर्गाकार थे और एक बेहद उन्नत ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी और एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी। और उनकी व्यावहारिक इंजीनियरिंग तो देखिए। सड़क की उड़ती हुई धूल और गंदगी से बचने के लिए उन्होंने घरों के मुख्य दरवाजे मेन रोड पर बनाए ही नहीं, बल्कि पीछे की गलियों की ओर बनाए। हर घर में पक्की ईंटों से बनी अपनी अलग नालियां थीं और इंग्लिश बॉन्ड चिनाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। एकदम स्मार्ट सिटी वाली सोच। चलिए अब बात करते हैं उनके वास्तुशिल्प के चमत्कारों और उसमें मौजूद दिलचस्प विविधताओं की। अब हमने मानकीकरण की बात तो की, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ एक जैसा था। यहाँ बेहद आकर्षक क्षेत्रीय विविधताएं भी मौजूद थीं। आमतौर पर सिंधु नगर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचाई पर बना प्रशासनिक दुर्ग और नीचे का रिहायशी इलाका। लेकिन गुजरात के लोथल का लेआउट देखिए, वो बिल्कुल अनोखा था। वहाँ पूरा का पूरा शहर सिर्फ एक ही दुर्ग या किले की बाउंड्री के अंदर बसा हुआ था। और ये आर्किटेक्चरल प्राथमिकताएं अलग अलग इलाकों के हिसाब से काफी बदलती थी। उदाहरण के लिए, एक तरफ मोहनजोदाड़ो है जो अपने पवित्र और विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता है, जो उनके आध्यात्मिक पक्ष को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर धौलावीरा को देखिए, जहां एक बहुत ही विशाल स्टेडियम और एडवांस जल संरक्षण प्रणाली मिली है। और हाँ, धौलावीरा 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ये साफ दिखाता है कि उनकी योजनाएं कितनी लचीली थी और वे अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से निर्माण करते थे। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो आज भी एक रहस्य है, इनके पतन के परस्पर विरोधी सिद्धांत। आखिर इतनी प्रभावशाली और सुव्यवस्थित सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? ये सच में एक बहुत बड़ा अकेडमिक रहस्य है। पहला सिद्धांत इतिहासकार मोर्टिमर व्हीलर ने दिया था। उनका मानना था कि इस पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था। हालांकि यहाँ विशुद्ध रूप से एक अकेडमिक दृष्टिकोण से ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आधुनिक इतिहासकार और पुरातत्वविद अब इस आक्रमण सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं।
इसके बाद जॉन मार्शल का दृष्टिकोण आता है। मार्शल का तर्क बहुत सीधा था कि भाई क्योंकि ये सारे बड़े शहरी केंद्र प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो जाहिर है इनका विनाश किसी भीषण और प्रलयंकारी बाढ़ के कारण ही हुआ होगा। लेकिन इतिहासकार फेयर सर्विस एक बिल्कुल अलग ही सिद्धांत सामने लाए। उनके अनुसार पतन की असली वजह कोई बाहरी हमला या बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक पर्यावरणीय संकट या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस था। मतलब पर्यावरण में आए बदलावों ने धीरे धीरे इस सभ्यता के संसाधनों को ही खत्म कर दिया, जिससे ये सभ्यता भूखमरी का शिकार हो गई। और अंत में हमारे सामने लैम्ब्रिक का सिद्धांत है। लैम्ब्रिक का तर्क है कि असल में बड़े पैमाने पर कुछ भूगर्भीय बदलाव हुए, जिन्हें हम विवर्तनिक विक्षोभ या टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। इन बदलावों के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिससे उनका पूरा का पूरा पर्यावरण ही छिन्न भिन्न हो गया। इन सब थ्योरीज के बाद आइए देखते हैं इसके परिणाम और उस दौरान हुए तकनीकी परिवर्तन। देखिए, पतन का असली कारण चाहे जो भी रहा हो, इसके जो परिणाम थे ना, वो निर्विवाद रूप से बहुत ही गंभीर और भयानक थे। जैसे ही उनका व्यापारिक नेटवर्क ढहने लगा, जो कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा था, सब कुछ बिखर गया। वैश्विक और क्षेत्रीय व्यापार मार्गों के खत्म होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह पंगु हो गई। व्यापार खत्म होने का सीधा असर ये हुआ कि बड़े बड़े शहरों का वजूद मिटने लगा। वो शानदार ग्रिड पैटर्न हमेशा के लिए गायब हो गया और धीरे धीरे एक अनियोजित बेतरतीब सा शहरी फैलाव शुरू हो गया। जीवन स्तर एकदम से नीचे गिर गया। और इस पूरे गिरावट का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सबूत अगर कहीं मिलता है तो वो है उनकी तकनीक में। जरा सोचिए, अपने पीक पर सिंधु घाटी उन्नत धातु विज्ञान के साथ एक बहुत ही एडवांस्ड कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज का समाज था, लेकिन पतन के बाद वो सारा का सारा ज्ञान जैसे विलुप्त ही हो गया। समाज तकनीकी रूप से पीछे की तरफ चला गया। लोग कांस्य की जगह फिर से तांबे और पत्थर यानी चाल्कोलिथिक या ताम्रपाषाणिक उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे। वो जो एक महान शहरी सभ्यता थी ना, वो टूटकर छोटी छोटी स्थानीय संस्कृतियों में बदल गई। तो अब जब हम इस शानदार सभ्यता के खंडहरों के बीच खड़े हैं, तो एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल मन में उठता है। जब किसी सभ्यता के आर्थिक इंजन पूरी तरह रुक जाते हैं, उनके शहरी चमत्कार ढह जाते हैं, तो इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद कोई समाज खुद को फिर से कैसे खड़ा करता है? सिंधु घाटी के उन सुनियोजित शहरों के पतन और फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेदिक काल के शुरू होने के बीच के उन सालों में आखिर क्या हुआ होगा? मानव समाज के इस लचीलेपन की कहानी हमें आगे और भी बहुत कुछ खोजने पर मजबूर करती है। खैर, इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।